नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने पारिवारिक लड़ाई लड़ी। मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने सीधे सीधे अपनी मां सोनिया गांधी का बहाना बनाया। जब ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही थी, उस वक्त सोनिया गांधी के पोस्टर लेकर कांग्रेस के सारे बड़े नेता सड़क पर आ गए, बस में बैठ गए, हवालात तक पहुंच गए। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। आज 3 बातें हुई। राहुल गांधी को करीब 6.5 घंटे तक हवालात में रहना पड़ा। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ करीब 6 घंटे तक चली। राज्यसभा में विपक्ष के 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने लगातार हंगामा किया, सदन का काम रोका। और गुजरात चुनाव का प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल आज रुद्राक्ष पहनकर मैदान में आ गए। माइक पकड़ते ही अपने मन की बात कहने लगे, मोदी को घेरने लगे। तो क्या आज के सारे सियासी इवेंट्स के बाद नरेंद्र मोदी सावधान हैं? और क्या आज के वनडे मैच के बाद विरोधी विश्राम करने वाले हैं? समझते हैं एक रिपोर्ट से। राहुल सर बोलेंगे क्या? सर बोलेंगे। सड़क पर राहुल, जमीन पर राहुल, बस में राहुल, हवालात में राहुल। मोदी विरोधियों ने आज गजब का इवेंट मैनेज किया। यह मोदी विरोधी इकोसिस्टम का फाइट कैमरा एक्शन वाला वनडे मैच था, जो सुबह 11 बजे शुरू हुआ, 3 बजते बजते खत्म हो गया। मगर इस दौरान खूब तमाशा हुआ। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक, दिल्ली से लेकर बंगाल तक, गुजरात से लेकर भाईजान के हैदराबाद तक जमकर मोदी मोदी हुआ। गुजरात में रुद्राक्ष पहनकर केजरीवाल ने एक बार फिर मोदी पर हमला किया। बंगाल में दीदी और दिल्ली में दीदी के सांसदों ने सदन के भीतर और सदन के बाहर तांडव किया, मोदी को घेरा और रही सही कसर भाईजान और टीआरएस ने पूरी कर दी। मोदी अमित शाह मोदी, कांग्रेस हो या टीएमसी, आज सबके मोदी विरोधी सुर आपस में मिल रहे थे। सब एक ही डायलॉग मार रहे थे। ये मोदी जी और शाह जी की साजिश है कि पूरे अपोजिशन को खत्म करना। This government has suspended democracy. Modi and Shah have suspended democracy. What are you talking about MPs? पहले ये टेक्स्ट घुमाया गया, मोदी को लेकर एक नया झूठ फैलाया गया। घंटे, 2 घंटे नहीं, कई घंटों तक नॉन स्टॉप ऐसे ही मोदी के खिलाफ सियासी जुमला चलाया गया। फिर मोदी विरोधी खेमे के ट्विटर वॉरियर्स एक्टिव हुए। किसी ने दुर्योधन वाला टेक्स्ट फिट किया, लेफ्ट में इंदिरा की, राइट में राहुल की फोटो चिपकाई और मोदी विरोधी स्क्रिप्ट फैलाई। कोई गिद्ध गिद्ध करता दिखा, मोदी से यूं लड़ता दिखा। कांग्रेस की टाइमलाइन पर तानाशाह मोदी, तानाशाही हुकूमत, कायर। ऐसा लग रहा था मानो राहुल एंड कंपनी ने आज मोदी से नफरत वाली अपनी डिक्शनरी से चुन चुन कर शब्द निकाले। कभी इंदिरा का नाम फिट किया, कभी जवाहर का जिक्र किया और मोदी पर तीखा हमला किया। मोदी विरोध का यह एजेंडा पहले से प्रायोजित था। दिल्ली, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, जगह जगह मोदी के खिलाफ ही माहौल बनाने का मकसद था। सोनिया गांधी जिंदाबाद। मजेदार बात देखिए, राहुल दिल्ली में सड़क पर बैठे थे, अगल बगल कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता घेरे बैठे थे। हाथ में सोनिया का पोस्टर था। नारेबाजी दूध और दही को लेकर हो रही थी, मगर बीच बीच में बाकायदा याद दिलाया जा रहा था, ईडी ईडी बोलो, मोदी को घेरो। राहुल पीछे बैठे सब सुन रहे थे। विजय चौक पर बैठ गए हैं, यहीं पे अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं।
जिस वक्त ये सारा सियासी ड्रामा चल रहा था उस वक्त कैमरे तो 50 थे, मगर हर कैमरे का फोकस राहुल ही थे। थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल निकले, अलग अलग फ्रेम से राहुल के वीडियो बने, सोशल मीडिया पर फैले और मोदी को लेकर ऐसे बोल निकले। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले। ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले। अरे ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले। कांग्रेस का इकोसिस्टम हैशटैग तो सत्याग्रह विद सोनिया गांधी चला रहा था, मगर फोटो राहुल और इंदिरा गांधी की चिपका रहा था। जैसी दादी वैसा पोता, दैन वर्सेस नाउ। इस तरह की टैगलाइन के साथ राहुल के फेवर में माहौल बना रहा था। मोदी के खिलाफ राहुल को इकलौता फाइटर बता रहा था। और दिल्ली में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मोदी मोदी चिल्ला रहा था। जो मन में आ रहा था कैमरे पर बिना रुके, बिना थके बोले जा रहा था। अरे यार, तानाशाही कभी देखी थी? देख लो, आज संसद में नहीं बोलने देंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलने देंगे, इसी को तानाशाही कहते हैं। कैसी तानाशाही है? देश में महंगाई से लोग परेशान हैं, सेंट्रल एजेंसीज को गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, अग्निपथ है, इश्यूज पे ना पार्लियामेंट के अंदर बोलने देते हैं। 80 सांसद क्या राष्ट्रपति को नहीं मिल सकते हैं? आज हमारी जो नेता हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनको देश भावना से प्रेरित होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने ईडी का दुरुपयोग किया है और उस दुरुपयोग के माध्यम से केवल देश भावना और नफरत फैलाने के लिए उनको तलब किया है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी को बुलाया था, करीब 55 घंटे बात किया, लेकिन उनसे ईडी ने कुछ नहीं निकलवा पाई। मोदी सरकार ईडी और सीबीआई की कार्यवाही करती है और हमारी महान नेता की छवि धूमिल करने के लिए ये लोग लगातार इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। ईडी ऑफिस नहीं रहा है, आज ये भाजपा का कार्यालय बन चुका है, जिस डिपार्टमेंट का पूरा कंट्रोल बीजेपी के हेडक्वार्टर में बीजेपी के नेताओं की कठपुतली ये डिपार्टमेंट बन चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेट मोदी वाले इस इवेंट की प्लानिंग कितने हाई लेवल पर हुई होगी। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता हुड़दंग कर रहे थे, इधर राहुल भी नॉन स्टॉप एक्टिव थे। राहुल जब जब कैमरे पर दिखे या तो चुपचाप रहे या फिर जब मौका मिला तो पुलिस वालों से भिड़े या फिर मोदी मोदी करते दिखे। पहला एग्जाम्पल देखिए। राहुल की ये स्क्रिप्ट पहले से रेडी थी, जब कैमरा पीछे हो तो क्या और कैसे बोलना है, और जब कैमरा सामने हो तो प्रधानमंत्री को कैसे घेरना है। हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। राहुल ने आज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मोदी का नाम लेकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश की, मगर असली एजेंडे की बात नहीं बताई। दरअसल ये पूरा तामझाम, ये फाइट, कैमरा और एक्शन वाला प्लान सोनिया गांधी की ईडी में पेशी को लेकर बना था। यानी परिवार की लड़ाई सोच समझकर सड़क पर आई, मगर राहुल ने इसमें एंटी मोदी कहानी फिट करके सुनाई। I'm not putting an I'm standing here. Okay. And why are you protesting? Price rise, sir. Unemployment, बेरोजगारी, हिंदुस्तान की आवाज, वो हम यहाँ उठा रहे हैं, जनता की आवाज। ये जो पूरा सिस्टम है, ये कंट्रोल, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अदानी जी अंबानी जी की सेना है, पहचान लो।
राहुल कैमरे पर महंगाई, बेरोजगारी, अदानी अंबानी कर रहे थे, मगर मोदी विरोधी कांग्रेस का इकोसिस्टम हाथ में लोकतंत्र की हत्या वाला पोस्टर लेकर बैठा था। खुद राहुल के हाथों में ईडी वाला पोस्टर था। सोनिया गांधी की तस्वीर के साथ मोदी पर सियासी हमले वाली शूटिंग हो रही थी और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्री थोड़ी थोड़ी देर में कैमरे पर आकर लोकतंत्र खतरे में है, मोदी कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं वाला टेप बजा रहे थे। डिटेन करने दो, जेल में भेजने दो, सूली पे चढ़ाने दो, उनका गवर्नमेंट का रवैया है और पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया है और पुलिस के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये चल रहा है। ये मोदी जी और शाह जी की साजिश है कि पूरे अपोजिशन को खत्म करना और उसको हमको हमारी आवाज बंद करना, ये उनका तरीका है और वो तरीका अपना रहे हैं। हम इससे डरने वाले नहीं, हम फाइट करेंगे, करते रहेंगे। केंद्र की सरकार ने सिर्फ ठान रखी है कि एजेंसीज का इस्तेमाल करना है विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए और खासकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने के लिए। अब आप बताइए कि अगर वहाँ हम तो आरएसएस बीजेपी के लोग होते हमारी जगह, तो मैंने परसों भी कहा था वो तोड़ फोड़ करते, आगजनी करते, हम तो शांति से बैठे हुए हैं। बार बार अरेस्ट करके ले आते हैं, वापस छोड़ते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये जो हरकतें चल रही है, अब समय आ गया है ईडी के डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को, इनकम टैक्स के चेयरमैन को जाके प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से बात करनी चाहिए कि बहुत हो चुका है, पूरे देश के अंदर आतंक मचा हुआ है, हमारी एजेंसियों की जो साख है वो सब समाप्त हो रही है, देश हित में नहीं है। ये वक्त आ गया है, हर व्यक्ति डरा हुआ देश के अंदर, कब इनकम टैक्स आ जाए, कब ईडी आ जाए, कब अटैच कर दे हमारी प्रॉपर्टी को। दरअसल ये कुछ और नहीं, शुद्ध रूप से मोदी के खिलाफ राजनीतिक प्लॉटिंग है। तभी तो कांग्रेस की टाइमलाइन पर लड़ेंगे भिड़ेंगे वाला टेक्स्ट दिखाई देता है और सड़कों पर तांडव शुरू हो जाता है। राहुल एंड कंपनी परिवार की लड़ाई सड़कों पर लाती है और उसे देश की लड़ाई बता डालती है। सिंगल पॉइंट एजेंडा ही है मोदी को हटाओ, अपनी सरकार बनाओ, फिर चाहे इसके लिए कितना ही झूठ क्यों ना फैलाओ। राहुल को देश का हीरो प्रोजेक्ट करो, मोदी को सियासी चोट दो। राहुल गांधी भी यहाँ पर मौजूद है। राहुल गांधी को भी यहाँ डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे। लगातार दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनको समझा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार जो है ताकत का प्रयोग कर रही है और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। और ये मत समझिएगा कि इसमें सिर्फ कांग्रेस ही इकलौता फैक्टर है। इस वक्त संसद से लेकर सड़क तक, दिल्ली से लेकर गुजरात और बंगाल तक सारे मोदी विरोधी एक पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। मोदी पर नॉन स्टॉप बाउंसर्स फेंक रहे हैं। उदाहरण के तौर पर केजरीवाल गुजरात पहुंचते हैं तो पहले गले में रुद्राक्ष पहनते हैं और माइक पकड़ते ही मोदी पर यूं हमलावर हो जाते हैं। अभी पूरा हर व्यापारी डरा हुआ है, हर उद्योगपति डरा हुआ है। ऐसा डर का माहौल है। 27 साल हो गए बीजेपी को गुजरात में। मैं समझता हूं कि इनके नेताओं ने व्यापारियों के साथ अभी तक खूब मीटिंग्स की होंगी, लेकिन उन मीटिंग्स के अंदर एक तरफा भाषण होता है। कभी सुनवाई की उन्होंने इस तरह से जैसे आज हमारी सुनवाई हो रही है? कभी सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह जब राहुल गांधी कैमरे पर अदानी अंबानी करते हैं तो केसीआर की पार्टी के नेता दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में मोदी की तस्वीर, मोदी का नाम कुछ यूं फिट कर देते हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोदी के नाम पर जो हंगामा होता है उसकी पहली स्क्रिप्ट संसद के भीतर लिखी जाती है। सारे विपक्षी नेता सदन के भीतर तो ये कहते हैं कि महंगाई पर चर्चा करो, बेरोजगारी पर चर्चा करो, मोदी चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। मगर सदन की कार्यवाही शुरू होती नहीं, विपक्ष के नेता वेल में घुसकर मोदी मोदी करने लगते हैं, पोस्टर्स लहराने लगते हैं, न सरकार को बोलने का मौका देते हैं, न सुनने को राजी होते हैं। कुछ माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई से इस हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा। माननीय चेयरमैन ने हमारी दरख्वास्त को
हाउस के वोट के लिए रखा और हाउस ने निर्णय लिया कि जो माननीय सदस्य हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं, सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, उनको इस हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाए। हमने कई बार सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई पे भी सरकार अब चर्चा करना चाहती है। हम बताना चाहते हैं कैसे बड़े अहम कदम सरकार ने उठाए जिससे भारत में बाकी देशों के निस्बत महंगाई कम रही है। हम बताना चाहते हैं कैसे जीएसटी काउंसिल में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, केरल की कम्युनिस्ट पार्टीज, डीएमके, ये सभी पार्टीज ने, टीआरएस, ये सभी पार्टीज ने मिलके सर्वसम्मति से जो निर्णय लिए उसके ऊपर भी सदन को नहीं चलने दे रहे। और मैं समझता हूं कि विपक्ष भाग रही है चर्चा से, क्योंकि वो समझ गई है कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, जो कर्तव्य था, उसमें वो पूरी तरीके से फेल हुए। हम माननीय वित्त मंत्री की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको कोविड हुआ था। जैसे वो वापस सदन की कार्रवाई में आएंगी तब इस विषय पर चर्चा होगी। राज्यसभा में आज विपक्ष के ऐसे ही 19 सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। इसमें टीएमसी के भी सांसद हैं जो सदन के भीतर चर्चा तो चाहते हैं मगर हंगामा करते रहते हैं, बात नहीं करते, किसी की नहीं सुनते और जब सस्पेंड हो जाते हैं तो कैमरे पर आकर फिर मोदी मोदी करने लगते हैं। इस पे चर्चा करने की वजह आपने हमें सस्पेंड कर दिया क्योंकि हमने चर्चा की मांग की। इससे साफ जाहिर है कि मोदी सरकार महंगाई पर जवाब नहीं देना चाह रही या उनके पास जवाब नहीं है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर बीमार है, कोई बात नहीं, कोई और मंत्री या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इंचार्ज जो मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर खुद जवाब दे। ऐसा थोड़ी है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। हमने चर्चा की मांग की तो हमें सस्पेंड किया गया। मुझे लगता है ये जरा सा नाइंसाफी है। उनको डिस्कशन करना ही नहीं है सरकार को, इसलिए आज 19 मेंबर्स को उन्होंने सस्पेंड किया है। मध्य प्रदेश के शहर में 20 साल के लड़के का शव ट्रेन की पटरी पर मिला, लेकिन शव मिलने से पहले उसके फोन से एक मैसेज उसके पिता को पहुंचा। ऐसा ही मैसेज उसकी बहन को मिला, उसके दोस्तों को मिला। उस मैसेज में लिखा था, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यह मैसेज किसने भेजा? मध्य प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी बना दी गई है। पुलिस 2 थ्योरीज पर काम कर रही है। पहली थ्योरी खुदकुशी पर बेस्ड है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे एक लड़के को खुदकुशी ही करनी थी तो उसने सर तन से जुदा होने वाला मैसेज क्यों लिखा? दूसरी थ्योरी मर्डर की है। अगर ये मर्डर है तो मारने वाले ने चाकू छुरी की जगह ट्रेन का इस्तेमाल क्यों किया? इस केस में अब तक जो सबूत मिले हैं और अभी तक जो गवाह मिले हैं वो हमने इस रिपोर्ट में जुटाए हैं। क्या भोपाल में सरतन से जुदा हुआ? इंजीनियरिंग 3rd ईयर स्टूडेंट निशांक राठौर की बॉडी भोपाल से 47 किलोमीटर दूर रायसेन के बरखेड़ा में रेलवे ट्रैक पर मिली। बॉडी मिलने से आधा घंटा पहले निशांक के पापा के फोन पर सरतन से जुदा वाला व्हाट्सएप मैसेज आया। इस मैसेज में लिखा था, राठौर साहब, बहुत बहादुर था आपका बेटा। गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा। सारे हिंदू कायरों को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं। यह मैसेज किसी और नंबर से नहीं बल्कि निशांक राठौर के अपने मोबाइल फोन से भेजा गया था। ठीक उसी समय निशांक की बहन और दोस्तों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर निशांक का स्टेटस अपडेट हुआ। इसमें निशांक के चेहरे पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगाया गया और तस्वीर के साथ लिखा गया, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। सारे हिंदू कायरो देख लो, अगर नबी के बारे में गलत बोलोगे तो यही हश्र होगा। इस इंस्टाग्राम स्टेटस में निशांक के हाथ में भगवा झंडा है, उसमें भगवान राम और हनुमान की तस्वीर है। ऊपर 8 बार पाकिस्तानी झंडा चिपकाया गया, 8 बार खंजर का इमोजी लगाया गया। तस्वीर के नीचे भी 3 बार पाकिस्तानी झंडा ऐड किया गया। निशांक के पापा को व्हाट्सएप मैसेज शाम 5:44 पर आया। इंस्टाग्राम स्टेटस अपडेट भी शाम 5:44 पर ही हुआ और आधे घंटे बाद यानी शाम के 6:14 पर बरखेड़ा के रेलवे ट्रैक पर निशांक राठौर की बॉडी मिली।
सवाल यह है कि क्या निशांक राठौड़ का मर्डर हुआ या निशांक ने सुसाइड किया। निशांक के पापा कहते हैं कि उनका बेटा सुसाइड नहीं कर सकता। जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन 5:44 पे मेरे पास उसी के नंबर से ये मैसेज आया था जी। 5:44 पे बिट्टू नाम लिखा है ये। बिट्टू मेरे बालक का घर का नाम है, निशांक राठौर है उसका नाम जी। तो घर में बिट्टू बोलते हैं इसलिए इसके नाम से ये सेफ है बिट्टू के नंबर से। इसके बाद ये उनने जो मेरे को व्हाट्सएप किया ये शायद मैंने नहीं देखा था, तो इसीलिए उसी समय इस नंबर पे उसी नंबर से फ़ोन भी आया, लेकिन मेरी अन्य जगह बात होने के कारण वो फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया। मैंने वो फ़ोन काटा और इसके बाद उसको वापस लगाया तो फिर फ़ोन नहीं उठाया उस पर। मैसेज की भाषा आपने पढ़ी थी? हाँ मैंने पढ़ी थी ना। इसमें ये लिखा था, राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताखी नबी की एक सज़ा सर से तन से जुदा, सारे हिंदू कायरों को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं। ये मेरे पास मतलब ये आया था। तो मैं आपको क्या लगा इस तरीके का मैसेज है? ये तो मैं बहुत बुरी तरह मैं बहुत बुरी तरह घबरा गया। मन में क्या आया आपके? समझ में नहीं आई थी क्या करूं। फिर मैंने मेरी बिटिया जो भोपाल से लौट के आ रही थी इसको मैंने वो मैसेज फॉरवर्ड किया। मैंने कहा ये बिट्टू कैसे मैसेज डाल रहा है? तो बोले पापा मैं भी आई रहा हूँ देखती हूँ। फिर मैंने मेरे परिचितों को भोपाल फ़ोन लगाया, वो टीटी नगर थाने गए और वहाँ उनने जो कार्रवाई की। इसके बाद मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला, लेकिन मेरी वहाँ जाके बरखेड़ा में मेरे को पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया है। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी बॉडी देख पाऊँ, कल भी नहीं देख पाया। लेकिन कल जब अंत्येष्टि के समय यहाँ बॉडी लेके आए तो मैंने उसकी बॉडी देखी, तो बॉडी देख के मैं ये कह सकता हूँ कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसके चेहरे से लेके यहाँ तक खरोच का भी निशान नहीं था। सर तन से जुदा वाले पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टेटस ने भोपाल और रायसेन पुलिस को चकरा दिया है। रेलवे ट्रैक पर बॉडी मिलने के बाद पुलिस इसे सुसाइड केस मानकर चल रही थी, लेकिन फैमिली को लगता है कि यह 100% मर्डर ही है। मामला सेंसिटिव है। उदयपुर में कन्हैया लाल और अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या के पीछे सर तन से जुदा कनेक्शन साबित हो चुका है। इसलिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बिना देरी किए SIT बनाकर जांच करने का आदेश दे दिया। मैं रायसेन को निर्देश करने वाला हूं अधिकारियों को कि इसमें SIT बना के बिंदु से विस्तार से जांच करें। कमर के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं है उसका। जो कटिंग आई है वो रेल कटिंग का ही PM रिपोर्ट में भी आया है। PM रिपोर्ट पूरी विस्तार से अध्ययन कर ली है, देख ली है, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक तक घटना होने तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है वो स्वस्थ ही प्रतीत हुआ है। कोई चोट का निशान तब का भी नहीं है, बाद का भी नहीं है। तो मोबाइल की जांच, मैसेज की जांच, बिसरा की जांच, घटना की जांच, इस सब के लिए एक SIT बना रहे हैं। SIT गठन से पहले भोपाल और रायसेन पुलिस ने इस केस की जांच की। निशांक राठौड़ का लोकेशन पता करके CCTV फुटेज चेक किया गया तो 3 CCTV फुटेज मिले। इंडिया टीवी के पास तीनों CCTV फुटेज हैं, जिनमें मौत से पहले निशांक दिख रहा है। यह निशांक राठौड़ का पहला CCTV फुटेज है। शाम 4:18 पर वो स्कूटी पर भोपाल के बोर्ड ऑफिस के पास दिख रहा है। निशांक की मौत बरखेड़ा में शाम 6:14 पर हुई थी, यानी यह मौत से तकरीबन 2 घंटे पहले का वीडियो है। निशांक इस दूसरे CCTV फुटेज में भी दिख रहा है। शाम के 4:27 पर वो भोपाल के ही बाग सिवनिया में दिखा। निशांक की तीसरी तस्वीर बरखेड़ा के अब्दुल्लागंज पेट्रोल पंप के CCTV में कैद हुई है। यहाँ वो शाम 5:03 पर अपनी स्कूटी में तेल भराने पहुंचा था। इसी के कुछ देर पहले रेलवे ट्रैक पर उसका शव बरामद हुआ। CCTV फुटेज में निशांक जहां भी दिखा, अकेला ही अपनी स्कूटी पर दिखा। बरखेड़ा के अब्दुल्लागंज में तो उसने स्कूटी में पेट्रोल भी भरवाया। अगर सुसाइड ही करना होता तो निशांक स्कूटी में तेल क्यों भरवाता? पहले तो हमें लगा हो सकता है किसी ने उसका फोन घूम गया है, क्योंकि वो तो खुद ऐसे मैसेज नहीं करेगा ना ऐसे पोस्ट डालेगा। फिर हमने कहा हो सकता है उसकी ID हैक हो गई हो। तो ID हैक करके कोई डाल रहा है। फिर पापा ने बोला मैसेज भी आए, तो हमने कहा हो सकता है किसी ने इसका फोन ही छुड़ा लिया या फोन चोरी हो गया इसका। लेकिन फिर बाद में बहुत टाइम के बाद मतलब
फिर रात को पता चल गया था कि वो वहाँ बरखेड़ा के वहाँ मिला। ऐसा तो आपको क्या लगता है ये मैसेज उसने नहीं किया? नहीं कर सकता वो। पापा को क्यों वो ऐसे मैसेज करेगा, और फिर पापा को अकेले को क्यों करता, हमको भी करता ना। और उसके 2-3 दोस्तों के पास भी रिप्लाई गए हैं, उसके 2 दोस्तों के पास रिप्लाई आए हैं जब उन्होंने उसकी स्टोरी पे कमेंट किया कि क्या हुआ, तो उसके ही मोबाइल से रिप्लाई गया है कि तेरे दोस्त की कुर्बानी दे दी है मोहम्मद नबी के लिए। अच्छा, दोस्त के पास किसने बोला है? ये उसी की आईडी से ये उसके एक दोस्त के पास मैसेज गया है कि तेरे दोस्त की कुर्बानी दे दी है मोहम्मद नबी के लिए। फिर एक दूसरे कितने बजे मैसेज आया? उसी टाइम 5:44-45 के अराउंड की बात है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अनुराग अमिताभ ने हर उस जगह पर जाकर तहकीकात की जो निशांक की संदिग्ध मौत से कनेक्टेड है। बरखेड़ा के रेलवे ट्रैक पर जिस जगह से निशांक राठौर की बॉडी मिली, वहां भी इंडिया टीवी की टीम पहुंची। ये वही जगह है जहां पर जो निशंक राठौर है उनका शव मिला। ये पत्थर मार्किंग के लिए रखा गया है। यहाँ पर जो है माना जा रहा है ट्रेन ने हिट किया। उसके बाद जो दूसरा पत्थर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ शरीर के हिस्से मिले, साथ ही साथ जो वो बॉडी है वो आपको ये जो बीच में पत्थर मार्किंग के लिए जो रखा है रेलवे पुलिस ने, यहाँ पर उनकी बॉडी का बाकी हिस्सा मिला। और पीछे अगर ये हिस्सा जो आपको दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पर जो मोबाइल है निशंक राठौर का वो पाया गया। पीछे आप ये देखेंगे अगर ब्रिज जो आपको दिखाई देगा, ये तकरीबन 500 मीटर दूर है इस रेलवे ट्रैक से। ये बरखेड़ा का रेलवे स्टेशन है जहां पर निशंक राठौर की गाड़ी जो स्कूटी है जिससे उसने भोपाल से लेकर यहां तक का सफर किया था, वो वहां पर गाड़ी मिली थी। सवाल निशंक की मौत से एक साथ कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। अगर निशंक ने सुसाइड किया तो उसने अपने ही फोन से सरतन से जुदा वाला मैसेज क्यों टाइप किया? मौत से पहले निशंक ने हिंदुओं को धमकी क्यों दी और दोस्तों को रिप्लाई में कुर्बानी वाली बात क्यों लिखी? सिचुएशन दूसरी भी हो सकती है। अगर वाकई निशंक की हत्या हुई तो सवाल है कि क्या निशंक को अगवा करके उसका फोन छीना गया और मैसेज टाइप किया गया, या क्या निशंक को धोखे से बरखेड़ा बुलाकर उसे मार डाला गया? और क्या निशंक के फोन से सरतन से जुदा वाला मैसेज दूसरों को धमकी देने के लिए लिखा गया? उससे मैं बड़ा घबरा गया कि ये मतलब इंस्टाग्राम पे किस टाइप की पोस्ट है जी, जिसमें लिखा हुआ था। हाँ ये तो आपको क्या लगा, ये क्यों लिखा है, किसने लिखा है, क्या लगा? ये जो आप बता रहे हैं, ये आपको किसने, ये आपके पास भी आया है? नहीं, ये उसने इंस्टा पे उसने स्टोरी अपलोड की थी ये। हाँ, तो आपको भी मिली? तो वो तो सबको दिखते जितने ही फॉलोअर है। तो हम लोग ट्रेन में थे, जब स्टोरी मेरी बहन ने देखी तो मैंने बोला ये क्या हर कुछ स्टोरी डाल रहा है, उसको बोल कि हटाएगा। तो इसने बोल मैसेज ही करा। उतने में उसके दोस्तों के भी फोन हम लोग के पास आने लग गए कि दीदी निशांक कहाँ है, कैसी स्टोरी अपलोड कर रहा है। मैंने बोला कि हाँ, हम भी उसको फोन कर रहे हैं, क्योंकि देख के आपको क्या लगा कि किसने लिखा होगा? हम तो समझ ही नहीं पाए थे। मैंने तो सिर्फ पढ़ा, मैंने कहा ये क्या हर कुछ डाल रहा है, उसको ये मना करो, इसको क्या डाल दिया इसने। ये जांच का विषय भी है, क्योंकि क्या है कि वो तो ये लिख नहीं सकता ना, मेरे को इस टाइप के व्हाट्सएप भी नहीं कर सकता। वो व्हाट्सएप पे जो मेरे को लिखा वो इस टाइप का वो संभव है कि वो लिख ही नहीं सकता। तो ये हाँ नहीं, राठौर साहब, और वो राठौर साहब मेरे को क्यों बोलेगा, पिता को क्यों बोलेगा? निशंक की मौत के पीछे एक तीसरी संभावना भी बनती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरतन से जुदा वाला मैसेज सिर्फ गुमराह करने के लिए टाइप किया गया? 24 तारीख की शाम को रेलवे कर्मचारी ने ये सूचना दी थी कि बरखेड़ा के पास में रेल की पटरी पर किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस मामले में सूचना पाकर तत्काल मत कायम किया और उसके बाद घटनास्थल का विजिट किया तो वहाँ एक अज्ञात युवक का शव पाया गया था, जिसको सुरक्षित कराया। इसके बाद 25 तारीख की प्रातः मृतक की पहचान हुई। उनके परिजन ने आकर उसकी पहचान निशांक पिता उमाशंकर राठौर निवासी सिवनी मालवा जिला नंदापुरम के रूप में की गई। परिजनों की मौजूदगी में सबका पंचनामा कराने के बाद में एम्स में डॉक्टर के पैनल से पीएम कराया, जिसमें रेलवे की कटिंग के माध्यम से उसकी मौत होना पाई गई। घटनास्थल पे एक स्कूटी और मृतक का मोबाइल तथा चप्पल पाई गई है। मोबाइल में कुछ मैसेज है जिनका अभी परीक्षण किया जा रहा है। निशंक की मौत का मामला संजीदा है, इस केस की तह तक जाना जरूरी है। इसलिए इंडिया टीवी रिपोर्टर अनुराग अमिताभ उस पेट्रोल पंप पर भी पहुंचे जहां के सीसीटीवी में निशंक राठौर को आखिरी बार देखा गया, जहां से निशंक ने अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाया था।
भोपाल के स्टूडेंट निशंक राठौर की डेथ मिस्ट्री के चलते, वो डेथ मिस्ट्री जिसके चलते पूरे प्रदेश में सनसनी फैली हुई है, उसकी टाइमलाइन जानने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस ने सैकड़ों वीडियोस जो है सीसीटीवी जुगाड़े। उसके बाद घंटों की मेहनत के बाद जो टाइमलाइन पता चली है, दरअसल 4:18 पे वो भोपाल के ही बोर्ड ऑफिस चौराहे से गुजरा, 4:28 पर बाग सिवनिया से गुजरा और बाग सिवनिया होते हुए तकरीबन 45 किलोमीटर का सफर करते हुए इसी पेट्रोल पंप पे जो अब्दुल्लागंज से 5 किलोमीटर दूर और जहां पर लाश मिली है निशंक की, इस पेट्रोल पंप पर 5:03 पर पेट्रोल उसने भराया है। और हम आपको वो विजुअल दिखाते हैं जिसमें वो आखिरी बार अपनी ही स्कूटी से आते हुए, तमाम सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने चेक किया है अलग अलग थानों की, जिसके बाद वो यहां पर भी आते हुए दिखाई दिया है 4:18 से। और ये वो विजुअल है जो आपको दिखाने जा रहा हूं। इसमें आप देख सकते हैं ये जो लड़का है यही जो है निशंक राठौर है। तकरीबन टाइमलाइन शो कर रही है 5:03 पर वो यहां पर अकेले ही स्कूटी से नजर आ रहा है, यहां पर आते हुए हाफ पैंट पहना हुआ है। MP04 भोपाल का नंबर है इस गाड़ी पे। ये स्कूटी उसने किराए पे ली थी, जिसे अक्सर वो किराए पे लिया करता था। ये शख्स अकेला ही यहां पर आया, अकेले आया सर। निशांक के मोबाइल से जो मैसेज आया और सीसीटीवी में जितनी बार निशांक दिखा, वो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं। एक और एंगल क्रिप्टो करेंसी का है। कहा जा रहा है कि निशांक कुछ दोस्तों से उधार लेकर क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाता था। उधार देने वालों में निशांक के कुछ मुस्लिम दोस्त भी थे। क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट में निशांक को घाटा हुआ, जिससे वो टेंशन में रहता था। क्या निशांक राठौर की मौत की मिस्ट्री के पीछे क्रिप्टो करेंसी है? मेरे को ये पता लगा था कि उसके मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग में किसी से 24,000 रुपये लेना उसने मतलब बताया। तो 24,000 की राशि मायने नहीं रखती, क्योंकि मेरे को उस दिन फ़ोन आया था, उसने मेरे को बोला था पापा मेरे को फीस भरना है तो 5th सेम की, तो उसकी फ़ीस 50,000 होती। तो मैंने कि चलो भिजवा देता हूँ। फिर दूसरे दिन आया कि मेरे पास 22,000 हैं, आप बाकी के भरा दो। वो यदि कोई उसको नुकसान होता है, किसी को देना होता, तो वो मेरे से ये कहता कि पूरे 50,000 मेरे को भिजवा दो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।